उस गरीब को मैं दिखाऊंगा कि गांव का असली मालिक कौन है। सेठ अपने मन में योजना बनाने लगता है। अगर किशन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। मुझे उसे रोकना ही होगा। शाम का समय सेठ अपने गुंडों के साथ बैठा था। उसके हाथ में हुक्का और आंखों में जलन थी। सुनो, उस किशन की दुकान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग अब मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो बताइए सेठ जी, क्या करना है? आज रात उसकी दुकान में आग लगा दो। जब सब जलकर राख हो जाएगा तब देखता हूँ कैसे आगे बढ़ता है वो। ठीक है, जैसा आप कहें सेठ जी। शाम ढल चुकी थी। किशन दुकान का ताला लगाता है और रेखा के साथ घर की ओर चलता है। आज तो दुकान पर बहुत भीड़ थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ रेखा, अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। रात का समय, अंधेरे में सेठ के गुंडे धीरे धीरे किशन की दुकान के पास पहुंचते हैं। जल्दी करो, कोई देख ना ले। मशाल जलाता है और फिर दुकान में फेंक देता है। देखते ही देखते दुकान धू धू कर जल उठती है। काम हो गया, अब भाग चलो। फिर गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह किशन दुकान की ओर आता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां राख के ढेर और जली हुई लकड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? वह धीरे धीरे जलती हुई राख को छूता है और जमीन पर बैठकर रोने लगता है। आखिर ये किसने किया? क्यों मेरी मेहनत को आग लगा दी? तभी कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे बाप रे, सारी दुकान जलकर राख हो गई। कितनी मेहनत से इसने दुकान जमाई थी, सब बर्बाद हो गया। हिम्मत मत हारना किशन, भगवान जरूर न्याय करेंगे। तभी रेखा भी दौड़ी दौड़ी आती है और राख को देखकर चीख पड़ती है। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। सब जलकर राख हो गया। वह किशन के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोती है। वहाँ खड़े लोग किशन को समझाते हैं। कुछ देर बाद किशन और रेखा भारी मन से अपने छोटे से घर की ओर लौटते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कमजोर कदमों से लाठी टिकाए खड़ी थी। बेटा किशन, दुखी मत हो। तेरी दुकान यूं ही नहीं जली है, वो जानबूझकर जलाई गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सेठ के गुंडे रात में आग लगा रहे थे। क्या? सेठ? हाँ बेटा, मैंने सब देखा, पर मैं डर के कारण कुछ कह न सकी। आज सच बताकर मन हल्का कर रही हूँ। तो ये सब सेठ की करतूत है। चलो जी, अभी उस सेठ के पास चलते हैं और सच पूछते हैं। नहीं रेखा, सेठ बड़ा आदमी है, उसके पास पैसे हैं, गुंडे हैं। हम गरीब उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? तो क्या हम हमेशा यूं ही सहते रहेंगे? नहीं रेखा, हमें लड़ाई समझदारी से करनी होगी, न कि जल्दबाजी से। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं। किशन बिस्तर पर बैठा सोच रहा था और रेखा गुस्से और चिंता से बेचैन टहल रही थी। चलो रेखा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या? यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ के लोग और ये सेठ हमें चैन से जीने नहीं देंगे। तो क्या डर कर भाग जाना ही हल है? रेखा, कभी कभी भागना नहीं, बल्कि नया रास्ता ढूंढना जरूरी होता है। रेखा का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन किशन के दृढ़ निश्चय के आगे वह चुप हो जाती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगली सुबह किशन और रेखा कपड़ों की एक पोटली और सामान बैलगाड़ी में रखते हैं। किशन बैल को धीरे से सहलाता है और गाड़ी चल पड़ती है। गांव के कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर उन्हें जाते देखते हैं। इस मिट्टी से कितना प्यार था, लेकिन अब इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बैलगाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। सुनो जी, बताओ तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाएगी रेखा, वही हमारा नया ठिकाना होगा। भगवान करे ये ठिकाना हमें सुकून दे। दोनों बातें करते चल रहे थे। तभी कुछ दूरी पर एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई दिखाई देती है। गाड़ी वाला हाथ पांव मार रहा था, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। गाड़ी वाला किशन को देखते ही जोर से पुकारता है, अरे भाई, जरा मदद करो, मेरी गाड़ी इस कीचड़ में धंस गई है। किशन और रेखा एक दूसरे को देखते हैं। चलो रेखा, किसी की मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता। किशन गाड़ी वाले की ओर बढ़ता है। वह अपनी बैलगाड़ी से रस्सी निकालता है और फंसी हुई गाड़ी में बांध देता है। चलो भाई, जरा जोर लगाना। दोनों मिलकर बैलों को हाँकते हैं। धीरे धीरे कीचड़ में धंसी गाड़ी बाहर आ जाती है। धन्यवाद भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। अगर तुम न होते तो आज मेरी गाड़ी यहीं धंसी रह जाती।
कोई बात नहीं, अगर इंसान एक दूसरे की मदद ना करे तो फिर वो इंसान कैसा। हाँ, पर भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लगता है घर बार का सारा सामान साथ लाए हो। क्या बताऊं भाई, हमारा गांव अब हमारा न रहा। सेठ ने हमारी मेहनत से बनाई दुकान जला दी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। सो अब कहीं और किस्मत आजमाने जा रहे हैं। किशन की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। भाई तुम्हारा दुख सुनकर तो मैं दुखी हो गया। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा और अपने गोदाम में तुम्हें काम भी दूंगा। नहीं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम खुद अपना रास्ता चुन लेंगे। दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ नहीं भाई, दोस्ती कहो। भगवान ने शायद मुझे ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। सुनो जी, इतना बड़ा सहारा मिल रहा है, मना मत करो। किशन मान जाता है। फिर गाड़ी वाला उन्हें अपने साथ ले चलता है। उनके चेहरों पर फिर एक बार उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देती है। गाड़ी वाला किशन और रेखा को अपने साथ ले आता है। गोदाम के सामने पहुंचकर वह मुस्कुराता है। देखो भाई, ये मेरा अनाज का गोदाम है। यहाँ रोजाना कई बैलगाड़ियां आती जाती हैं। अब से तुम भी यहीं काम करोगे। साहब, आपने हमें सहारा दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। नहीं भाई, मेहनतकश लोग बोझ नहीं होते, वे तो बरकत लाते हैं। गाड़ी वाला उन्हें गोदाम से कुछ दूरी पर बने एक छोटे से घर के सामने ले जाता है। ये लो, यहाँ तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से रह सकते हो। भगवान आपको सुखी रखे। आपने हमें सिर छुपाने की जगह दी। अगली सुबह किशन बैलगाड़ी लेकर गोदाम में आता है। वह अनाज की भारी बोरियां बैलगाड़ी से उतारकर गोदाम में रखता है। वह पसीने से लथपथ होता है, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती है। अरे, ये नया आदमी तो बड़ा मेहनती है। हाँ, और काम भी बहुत ईमानदारी से कर रहा है। धीरे धीरे किशन सबका दिल जीतने लगता है। वह समय पर काम करता और हर किसी से विनम्रता से बात करता। एक दिन शाम के समय किशन दिन भर गोदाम में अनाज की बोरियां ढोकर थका हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक वही पुराना गांव का सेठ सामने आता है। उसकी गाड़ी बेकार हुई सड़क किनारे खड़ी थी और पास में उसकी पत्नी दर्द से कराह रही थी। अरे, ये तो किशन है। वह दौड़कर किशन के पास आता है। किशन भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। आसपास कोई और गाड़ी नहीं है। कृपया अपनी बैलगाड़ी से मेरी पत्नी को अस्पताल पहुंचा दे। मैं तेरा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। सेठ को देखकर किशन की आंखें क्रोध से भर उठती हैं। सेठ, भूल गए क्या? जब मेरी दुकान जला रहे थे तब तुम्हें मेरी हालत पर तरस क्यों नहीं आया? तब मेरे रोने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? आज मुझसे मदद मांगने आए हो। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। उसकी पत्नी दर्द से कराह रही थी। तभी सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। किशन, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मेरा लालच और जलन मुझ पर भारी पड़ गया था, लेकिन आज मेरी पत्नी की जान तेरे हाथ में है। प्लीज मुझे माफ कर दे और मदद कर दे। किशन गुस्से में था, लेकिन अचानक उसकी नजर सेठ की पत्नी पर पड़ती है, जो अब दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। हे भगवान, औरत की क्या गलती है? अगर मैंने मदद नहीं की तो इनकी जान चली जाएगी। फिर किशन तेजी से बैलगाड़ी घुमाता है और सेठ बा उसकी पत्नी को बैठाकर तेजी से अस्पताल की ओर चल देता है। बैलगाड़ी तेजी से दौड़ती है। अस्पताल पहुंचते ही सेठ पत्नी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इनकी हालत तो बहुत गंभीर है। इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। आप लोग समय पर ले आए, वरना कुछ ही देर में इनकी जान जा सकती थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराते हुए सेठ से कहता है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी को होश आ गया है। सेठ दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी को थोड़ी बेहतर हालत में देख उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। सेठ रोते हुए किशन के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, किशन, आज तूने मेरी पत्नी की जान बचाई है। मैं तेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। सेठ जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी होती है। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। ये सुन सेठ किशन के साथ किए गए गलत काम का पछतावा करने लगता है। इसके बाद सेठ किशन को मनाकर वापस गांव ले आता है। सुबह का समय गांव के बीचों बीच चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा थे। तभी सेठ वहां आता है, साथ में किशन भी होता है।
सब लोग हैरानी से देखते हैं। अरे, ये सेठ तो किशन को साथ लाया है। कल तक यही किशन का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब ये साथ कैसे? सेठ सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। गांव वालों, आज मैं आप सबसे सच छुपाना नहीं चाहता। किशन ईमानदारी से काम कर रहा था। मेरी जलन और लालच ने ही उसकी मेहनत की दुकान जलवाई थी। मैंने सोचा था कि अगर किशन आगे बढ़ेगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, लेकिन मैं गलत था। कल जब मेरी पत्नी की जान खतरे में थी, तब इसी किशन ने मेरी मदद की। अगर ये ना होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा ना होती। मैं इसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब गांव वाले स्तब्ध होकर देखते हैं। फिर सेठ एक चाबी किशन के हाथ में रखता है। किशन, ये ले दुकान की चाबी है। मैं तुझे तेरी मेहनत का हक लौटा रहा हूँ। अब से वो नई दुकान तेरी होगी। अगले दिन किशन अपनी दुकान खोलता है। आप सबका आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी असली ताकत है। मैं वादा करता हूँ कि अब इस दुकान से सिर्फ